से आरपीपीएस एजुकेशनल पॉइंट पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। सुप्रभात बच्चों। तो कक्षा 8 के लिए हिंदी मंजरी का कुछ हिस्सा बचा था जो कि बताना था आप लोगों को, जिसमें वीणा वादिनी बरदे इसके लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनका जन्म 11 फरवरी 1896 ईस्वी को हुआ था। जन्म स्थान बंगाल के मेदिनीपुर में। रचना इनकी अनामिका, जूही की कली, परिमल, कुकुर मुत्ता, नए पत्ते, आराधना, गीतिका आदि बहुत सारी रचनाएं हैं। इनका निधन 15 अक्टूबर 1961 ईस्वी को हुआ। विशेष रूप से इनकी ख्याति छायावाद युग के कीर्ति स्तंभ के रूप में मानी जाती है। जैसा अगर प्रश्न आता है कि छायावाद के 4 प्रमुख कवियों का नाम बताइए, तो उसमें प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा का नाम सबसे पहले आता है। इसके बाद किसी का नाम आने की बात कही जाती है। तो इन्होंने आपके कोर्स में, आपके सिलेबस में एक लेसन लिखा था, वही वीणा वादिनी बरदे, जिसमें ये सरस्वती वीणा पाण माँ सरस्वती की वंदना करते हुए अज्ञान को दूर करने तथा नवचेतना का प्रकाश फैलाने की कामना की है। भारत देश के अंदर जो अज्ञान का अंधकार व्याप्त है, उस अज्ञान के अंधकार को मिटा करके वहाँ ज्ञान का प्रकाश भर दिया जाए और भारतवासियों के मन में एक नई गति, उनके विकास की, उत्थान की एक नई गति प्रदान कर दी जाए। तो इस कविता के माध्यम से कवि श्रेष्ठ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं, बरदे वीणा वादिनी बरदे, हे माँ सरस्वती आप वर दो, वरदान दो। वीणा बजाने वाली माँ सरस्वती आप मुझे वरदान दो। प्रिय स्वतंत्र रव, आपके शब्द कैसे हैं? प्रिय हैं, स्वतंत्र हैं। रव माने शब्द होता है। अमृत मंत्र नव, और वो शब्द किस प्रकार है? अमृत के तुल्य हैं। वो अमरता के, अमृत तत्व के तुल्य है, अर्थात उनका रसास्वादन बड़ा ही अलौकिक लगता है। भारत में भर दे, उस अमृत तुल्य स्वाद को कहाँ भर दो? इस समूचे भारत वर्ष में लाके भर दो। काट अंध उर के बंधन अस्तर, इतना ही नहीं, उर माने हृदय के, बंधन अस्तर को काट करके हटा दो। जो हृदय में अज्ञान का बंधन है उसे काट करके हटा दो। बहा जनन ज्योतिर्मय निर्झर, हे जननी, हे माँ सरस्वती, एक ज्योतिर्मय प्रकाशमयी निर्झर माने झरने का प्रवाह कर दो। कलुष वेद तम हर प्रकाश भर, कलुष आपसी देश भेदभाव का जो अंधकार है उसे नष्ट करके भारतवासियों के मन में नए चेतना और नए प्रकाश को पूरी तरह भर दो। जगमग जग कर दे, इस संपूर्ण संसार को ज्ञान के प्रकाश से जगमगा दो, अर्थात प्रकाशित कर दो, भर दो, जिसके कारण इन्हें क्या प्राप्त हो जाएगा? नव गति, नई गति प्राप्त होगी। नव लय, नई धुन प्राप्त होगी। ताल छंद नव, ताल और छंदों का बंधन भी उन्हें नया प्राप्त हो जाएगा। नवल कंठ, नव जलद मंद्र रव। इतना ही नहीं, जब सब कुछ परिवर्तित हो जाएगा, ज्ञान के कारण सब कुछ परिवर्तित होगा, तो उनके कंठ से नवल गीत स्फुरित होंगे और जलद मंद्र रव, और घनाघोर बादलों के स्वर भी बड़े मृदुल और सुंदर सुनाई देंगे। नव नभ के नव विहंग वृंद को, और इस आकाश में निर्मित, नव निर्मित आकाश के अंदर नवीन पक्षियों के वृंद को क्या कर दो? नए, सब कुछ नया होने पर उन्हें स्वर भी नया प्रदान कर दो। नव पर नव स्वर दे, उन्हें स्वर भी नया प्रदान कर दो। इस प्रकार से कवि ने इस पाठ के माध्यम से, इस कविता के माध्यम से आपको यह शिक्षा देने का प्रयास किया है। अब हम लेसन 4 यानी पाठ 4 का अध्ययन करेंगे। इसमें पेड़ों के संग बढ़ना सीखो पाठ का नाम है। हाँ, इससे पहले एक चीज़ आप लोगों को बता दें विद्यार्थियों कि कक्षा 8 में जो ये और पीछे के गद्य वाले लेसन जो छूट जा रहे हैं, यह विद्यालय खुलने पर आपको इसके लिए अवलोकन के लिए एक बार फिर से इस पर नज़र डाल दी जाएगी। और ये जो बीच के लेसन छोड़े गए हैं उनमें उनका नोट्स आपके पास भेज दिया गया है, चला गया है, उसको लिख लीजिए, उससे याद करिए। और जो पढ़ाने की बात आई तो जब विद्यालय खुलेगा तो पढ़ा दिया जाएगा।
बीच में ये चौथा लेसन कविता है, इसलिए इसे फिर से आपको एक बार पढ़ा देना चाहते हैं। तो ये लेसन है, इसके पेड़ों के संग बढ़ना सीखो। लेखक है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, जिनका जन्म 15 सितंबर 1927 ईस्वी को हुआ था। जन्म स्थान बस्ती है, जन्म इनका ही बस्ती में हुआ था। रचना इनकी कुआनो नदी, गर्म हवाएं, खूंटियों में टंगे लोग, आज बहुत सारी रचनाएं हैं। और इनकी मृत्यु 23 सितंबर 1983 ईस्वी को हुई थी। विशेष रूप से प्रगतिशील चेतना के प्रमुख कवि के रूप में विख्यात हैं, इनको ख्याति प्राप्त है। इनको प्रगतिशील चेतना का एक महत्व, सबसे श्रेष्ठ कवि माना जाता है, क्योंकि ये प्रकृति से जुड़कर लोगों को प्रगति की ओर बढ़ने की सलाह देते हैं। जैसा कि शीर्षक ही आप देखो बता रहा, पेड़ों के संग बढ़ना सीखो। आप प्रकृति के साथ मिल करके अगर अपने जीवन को आगे बढ़ाते हो तो आपके जीवन के जो आने वाले संकट हैं वो आधे हो जाते हैं। जैसा कि सभी जानते हैं, जितने भी जड़ चेतन प्राणी हैं सभी एक दूसरे के पूरक होते हैं। अगर ये वृक्ष हमारे बीच में न हो तो हमारा जीवन दुष्कर है, क्योंकि ये हमें प्राणवायु देते हैं और हम इन्हें प्राणवायु देते हैं। जब दोनों एक दूसरे के पूरक हैं तो इसलिए इन्होंने प्रगति करने का एक सबसे बढ़िया माध्यम बताया कि हम मनुष्यों को प्रकृति के साथ जुड़ करके ही अपनी प्रगति करनी चाहिए। जुड़ने के बाद ही हमारी प्रगति पूर्ण रूप से अपने पूर्ण विकास को प्राप्त होती है। तो कहते हैं कि बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी सी धरती पाऊं, उस धरती में बाग बगीचे जो हो सके लगाऊं। कवि कहता है कि बड़े दिनों से सोच रहा था थोड़ी सी धरती पाऊं, क्योंकि मानव धरती तो बहुत है, इतना विस्तृत भूभाग है, लेकिन मनुष्य वृक्षों के लिए अलग सी धरती की तलाश करता है, अलग प्रकार की, कि जहां उसके रास्ते में कभी वहां उसका कोई ऐसा निर्माण न हो जिससे वह उस वृक्ष को अपने देखते हुए क्षति पहुंचाए। बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी सी धरती पाऊं, उस धरती पर क्या करूं, बाग बगीचा जो हो सके लगाऊं। बाग लगा दूं, बगीचा लगा दूं, खिले फूल फल चिड़िया बोले प्यारी खुशबू डोले। और जब बाग और बगीचे लगेंगे तभी उस वृक्षों में फल आएगा, पुष्प आएगा, उन वृक्षों पर पक्षियों का निवास होगा तो वो चहकेंगे और उन वृक्षों की सुंदर सुगंध भी हमको प्राप्त होगी। ताजी हवा जलाशय में अपना रंग भिगोले। और ताजी हवा क्या करती है, प्रातःकाल की सुंदर सी हवा जैसे किसी जलाशय से स्नान करके आई होती है, उस प्रकार की शीतलता शरीर को प्रदान करती है। तो यह हवा कहाँ से मिलती है, पेड़ों से ही मिलती है। तो उसीलिए लेखक कहता है कि पेड़ों के संग बढ़ना सीखो। हो सकता है पास तुम्हारे अपनी कुछ धरती हो, मैं तो खोज रहा था, लेकिन हो सकता है आपके पास कुछ अपनी जगह हो, फूल फल लदे अपने उपवन हो, अपनी परती हो। और इतना ही नहीं, ये भी हो सकता है आपके पास पहले से आपके पूर्वजों के द्वारा लगाए गए वृक्ष हों जो कि फल और फूल से लदे हों, और कुछ ऐसा भूभाग हो जहाँ कुछ भी कोई वृक्ष न हो, खेती योग्य जमीन हो सकता है छोटी सी क्यारी हो, महक रही हो। इतना ही नहीं, अगर कहीं आपने छोटी सी क्यारी बनाकर उसमें फसल लगा लिया है, वह भी एक प्रकार की खुशबू ही छिड़क रही है, अर्थात वह भी आपके जीवन में एक प्रकार का रस ही भिगो रही, बरसा रही है। छोटी सी खेती हो, फसलों सी दहक रही हो। लेखक कहता है उसमें छोटी छोटी खेती बनाए हों और उसमें फसलें लगी हों। हो सकता है कहीं शांत चौपाए घूम रहे हों। जब आपके पास अपना बाग बगीचा घर खेत खलिहान सब होगा तो चौपाए माने ऐसे पशु जिनको आप पालतू पशुओं के रूप में रखते, जैसे गाय भैंस बैल आदि को। हो सकता है कहीं सदन में पक्षी घूम रहे हों, सहन में, सहन माने घर के आसपास, आपके घर में जहां आप निवास करते हो वहीं कहीं पर पक्षियों का एक किनारे पर कुछ निवास हो। तो विनती है यही, कभी मत उस दुनिया को खोना। तो आपसे ये विनती है, उस हरियाली को, उन वृक्षों को न तो कम होने देना, न उन पक्षियों को कभी भगाना, और न ही उन फसलों को नष्ट होने देना, अर्थात उसे बचाने का प्रयास करना। पेड़ों को मत कटने देना, मत चिड़ियों को रोना,
इतना ही नहीं, कहता है हमने जो आपसे बताया कि न तो आप उन वृक्षों को कटने ही देना, और जब वृक्ष नहीं कटेंगे तो चिड़ियों का रोना सुनाई नहीं देगा, बल्कि चिड़ियों के चहचहाने के सुंदर गीत सुनाई देंगे। एक एक पत्ती पर हम सबके सपने सोते हैं। वृक्षों की एक एक पत्तियों पर मानव की एक एक स्वप्न लदे पड़े हैं। आप सोचो, अगर वृक्ष प्राणवायु देना बंद कर दे तो उसी ऑक्सीजन के लिए हम हॉस्पिटल में चक्कर लगाते हैं और न जाने कितना पैसा दे के आते हैं। शाखें कटने पर वे भले शिशु सा रोते हैं, बोले शिशु सा। लेखक कहता है अगर उनकी शाख डालियों को, वृक्षों को हम काटते हैं तो जैसे एक भोला शिशु नन्हा सा बच्चा रोता है, वैसे वृक्ष भी रोते हैं। पेड़ों के संग बढ़ना सीखो, पेड़ों के संग हिलना, पेड़ों के साथ ही बढ़ना सीख लो, और पेड़ों के साथ हिलना और गाना सीख लो। पेड़ों के संग इतराना, पेड़ों के संग मिलना, पेड़ों के साथ इतना करके चलना सीख लो। पेड़ों की तरह जब फूल और फल से लदे होते हैं तो बड़े ही लचकदार ढंग से, एक अजीब प्रकार से उनकी शाखाओं में कंपन होता है। तो जब आप भी भरे पूरे होंगे तो आपके अंदर भी एक विशेष प्रकार का ज्ञान होगा। बच्चे और पेड़ दुनिया का हरा भरा रखते हैं। लेखक कहता है दो ही लोग ऐसे हैं संसार में, एक छोटे छोटे बच्चे जो दुनिया को, आपके मनहूस एकांत जिंदगी को खुशियों से भर देते हैं। दूसरे कौन है? ये वृक्ष हैं, ये पेड़ हैं, जो आपको खुशियां बांटते हुए चलते हैं। नहीं समझते जो वे दुष्कर्मों का फल चखते हैं। जो इस बात को नहीं समझ पाते हैं वे अपने द्वारा किए गए इस दुष्कर्म के फल को निश्चित ही प्राप्त करते हैं। आज सभ्यता बहसी बन पेड़ों को काट रही है। हम आज क्या कर रहे हैं? अपनी सभ्यता को भूलकर वृक्षों को काटे चले जा रहे हैं। जहर फेफड़ों में भर इंसानों को बांट रही है। इतना ही नहीं, प्रदूषण का जहर मानव के फेफड़ों में भर करके वो बांटते चली जा रही है। इतने आप देखो, थोड़ा सा आज एक वैश्विक महामारी चल रही है। ये महामारी कहाँ का है? शरीर के उसी अंग को प्रभावित करती है जिस अंग से हम प्राणवायु को ग्रहण करते हैं। अगर ये कोरोना महामारी फेफड़ों को संक्रमण न पहुंचाए तो शायद मानव जीवन का अस्तित्व संकट में नहीं आएगा। और ये है क्यों? क्योंकि हमने वृक्षों को बड़ी जोर शोर से काटा है।